शेख लूता पॉडकास्ट में खुश आमदीद। मेरा नाम ताहिर जोसेफ़ है और आप सब जानते हैं कि हमारा जो सिलसिला है वो हमने शुरू किया है मईशत, पॉलिटिक्स, रिलीजन और एजुकेशन के ऊपर। तो हम फ़िलहाल पॉलिटिक्स के ऊपर बातचीत कर रहे हैं और ये दूसरी किस्त है जब हम पॉलिटिक्स के ऊपर बात करेंगे। गो के ये टॉपिक बड़ा वसी है, लेकिन जैसा कि हमने पिछली पॉडकास्ट में ज़िक्र किया था कि पॉलिटिक्स यानी सियासत ही वो इंस्टीट्यूशन है जिसके थ्रू रियासती अमूर चलते हैं। आज हम कंपैरिजन करेंगे अपने वतन अज़ीज़ पाकिस्तान का अफ्रीका के सबसे कहत ज़दा मुल्क इथियोपिया के साथ, जिसने 1980 से लेकर 1990-91 तक शदीद कहत साली का मुकाबला किया। और एक रिपोर्ट में आया है कि 4 लाख से लेकर 10 लाख तक लोग भूख से मर गए कहत साली में। मैं आपको माजी करीब की बात बताता हूँ। मुझे याद अच्छे से जब इराक़ वार हुई थी, अमेरिका ने इराक़ के ऊपर कुवैत के मसले में चढ़ाई की, तो उन दिनों में CNN नया पाकिस्तान में ओपन हुआ था और उस CNN के ऊपर 2 ही ख़बरें आती थी। एक इराक़ वार की आती थी और दूसरी जो ख़बर थी वो इथियोपिया के कहत के बारे में आती थी। और मैंने वो मनाज़र तमाम स्क्रीन पर देखे हैं CNN के चैनल के ऊपर कि उस वक़्त लोगों के पास ना खुराक थी, ना पहनने के लिए कपड़ा था, दीगर ज़रूरियात तो पूरी करना दूर की बात। और शदीद कहत था इथियोपिया में। और वहाँ पर चूँकि फ़ौजी सिलसिला था, रजीम थी जिन्होंने इस मुल्क को इस दहाने तक पहुँचाया और कुछ कुदरती आफात भी थी। लेकिन बिलाखिर फिर 1991 में रजीम चेंज हुई, नया पॉलिटिकल सिस्टम आया और उस नए पॉलिटिकल सिस्टम ने, नए लीडरशिप ने आकर अपने मुल्क की बागडोर संभाली और यूं उस मुल्क को ना सिर्फ कहत से निकाला बल्कि उसको तरक्की की राह पर गामज़न किया। और आज अगर हम इथियोपिया को आज की नज़र में देखते हैं, याद रखिएगा कि किसी भी मुल्क का एटम बम जो है, हम इस बात पर बड़ा फ़ख्र करते हैं बहसीयत पाकिस्तानी कि हमारे पास एटम बम है, लेकिन एटम बम किसी को ना तो रोटी पहुंचाता है ना ही कपड़ा देता है। ये आपकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए बेशक ज़रूरी है, लेकिन अगर कोई शख्स गरीब आदमी ख़ुदकशी करके मर जाता है या उसकी इज़्ज़त महफूज नहीं है तो उसने एटम बम की इस फ़ख्र को क्या करना है। जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो गुर्बत का है और जहालत का है। इन चीज़ों का मुकाबला हम करके तभी ही आगे बढ़ सकते हैं जब हमारा इंस्टीट्यूशंस ठीक होंगे। और सबसे पहले जो इंस्टीट्यूशन है वो पॉलिटिक्स का है, सियासत का है। और हम चूँकि बहसीयत मसीही मिनॉरिटी इस मुल्क में रहते हैं, हमें भी पॉलिटिकली अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमने अपनी कौम की नुमाइंदगी को करते हुए कैसे अपने इन बहरानों में से निकालना है। मैंने पिछली दफ़ा भी जिक्र किया था कि हमें इस बात का बखूबी अंदाज़ा है कि हमारी जो 80% मसीही कौम है मुल्क पाकिस्तान में, वो इंतहाई गुर्बत की लकीर की जो सतह है उससे नीचे ज़िंदगी बसर करती है। लोग भट्टों पर बाउंड लेबर के तौर पर काम करते हैं, लोग विलेजेस में बाउंड लेबर के तौर पर काम करते हैं और शहरों में भी अच्छी हालत नहीं है। बहुत चंद ख़ानदान है, बहुत कम तादाद है जो अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी की बस्तियों की हालत जाके देखें वो स्लम्स का मंजर पेश करती है। वहाँ पर जो उनकी हालत है, जो उनका लिविंग स्टैंडर्ड है, वो इंतहाई मखदूश है, काबिल रहम है। तो ये सारे काम हम कैसे कर सकते हैं? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारा कंपैरिजन किसी तरक्की याफ्ता मुल्क के साथ नहीं हो सकता। हम एक ऐसे मुल्क के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं जिसका नाम इथियोपिया है और इथियोपिया की पॉलिटिकल लीडरशिप ने कैसे काम करके अपने मुल्क को ना सिर्फ कहत साली से निकाला बल्कि उसकी GDP की ग्रोथ देखें और इन्फ्लेशन यानी महंगाई के ऊपर उन्होंने कैसे कंट्रोल किया। आप ज़रूर सर्च करें, आजकल तो इन्फॉर्मेशन का दौर है, गूगल आपके पास मौजूद है। आप ज़रूर इथियोपिया के ऊपर सर्च करें कि कैसे कहत साली आई और फिर कैसे वहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप ने उस कहत साली का मुकाबला किया, उसको ख़त्म किया, अपनी मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न किया। आज इथियोपिया जो है पूरे अफ्रीका में सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क है, साउथ अफ्रीका के अलावा। सबसे ज़्यादा पूरे बरआज़म अफ्रीका में इथियोपिया सबसे वेल सिविलाइज्ड कंट्री है और सबसे साफ़ सुथरा कंट्री है, सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता करने वाला मुल्क है। और मैंने जब उसकी रिपोर्ट देखी तो सबसे ज़्यादा जो उसकी शरह ग्रोथ है, जो उसकी तरक्की करने की, वो सबसे ज़्यादा है। दुनिया में सबसे तेज़ तरक्की करने वाली उसकी जो इकॉनमी है। तो कैसे उस मुल्क ने, जो हमसे कम वसाइल रखता है, उसके पास ना वाफर मिकदार में गंदम है, ना उसके पास कुदरती वसाइल हैं, इसके बावजूद सब चीज़ों का सामना करते हुए अपने मुल्क की ज़रूरियात को पूरा किया, अपनी कौम को
इन कहत ज़्यादा हालात में से निकाल कर तरक्की की राह पर गामज़न किया। जबकि 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान ने कभी कहत साली का सामना नहीं किया। हमारे पास वाफर मकदार में गंदम है, कुदरती वसाइल हैं, हमारे पास दीगर बेशुमार चीज़ें हैं, नहरों का निज़ाम है, आपाशी है, सब कुछ है। इसके बावजूद ज़्यादातर लोग सतह गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं और हम ख़ास तौर पर फोकस कर रहे हैं अपनी कौम को, मसीही कौम को। तो तब से लेकर आज तक, जब हमारी 70s में हमारी ग्रोथ अच्छी थी, लेकिन जब हमारे इदारे छिन गए तो हमारी ग्रोथ जो है वो रुक गई। लेकिन क्या हमने इन चीज़ों को ओन किया? अब हम क्या ज़राअत के ऊपर काम कर रहे हैं, हम एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, हम इकॉनमी के ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी कौम की बात कर रहा हूँ, हम बिज़नेस के ऊपर काम कर रहे हैं, हम टेक्निकल एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं और क्या हम इनिशिएटिव ले सकते हैं कि हम अपनी कौम को गुर्बत से बाहर निकाल सकते हैं? ये एक सवाल है। और मैं फिर बात करूँगा, चूँकि पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो एक बड़े पैमाने पर तब्दीली ला सकता है, एक सिग्निफिकेंट चेंज ला सकता है। अगर हम बहैसियत पाकिस्तानी मसीही कौम इस मुल्क में अपने ही कौम के लिए पॉलिटिकल सिस्टम को बेहतर कर लें, यानी अच्छे पढ़े लिखे हमारे पास पॉलिटिकल लीडर आ जाएं जिन्होंने वाकई ही पॉलिटिकल साइंस में कुछ पढ़ा हो। आज का दौर कोई मुश्किल दौर नहीं है। देखें, आप नज़र करें कि दानियल का दौर और हज़रत सुलेमान का दौर, कैसे बेहतरीन रियासतों का निज़ाम उन्होंने चलाया। और तब ना इंस्टीट्यूशन थे, ना यूनिवर्सिटियाँ थी, ना कॉलेजेस थे। आज के मौजूदा दौर में तो इंस्टीट्यूशन मौजूद हैं, यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं, जहाँ पर लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ के, पॉलिटिकल सिस्टम को पढ़ के इस सिस्टम को अडॉप्ट कर सकते हैं इसको, और अपनी कौम को लीड कर सकते हैं। क्योंकि याद रखिएगा, जब तक ट्रू पॉलिटिकल बिब्लिकल लीडरशिप हमारे मुल्क में मसीही नहीं आएगी, तब तक चुनाव जो है वो दूसरी पार्टियों के हाथ में रहेगा और आपकी नुमाइंदगी हकीकी तौर पर नहीं हो सकती इस मुल्क में। ज़रूरी है कि हम हकीकी नुमाइंदों को सिलेक्ट करके वहाँ पर भेजें असम्बलियों में, और जो भी हमारे ऐवान है वहाँ पर, और वो आपके हकूक़ की सही नुमाइंदगी करें, आवाज़ उठाएं, क्योंकि ज़रूरी है। तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। मैं फिर से जिक्र करूँगा, जब तक हम इन 4 पहलुओं पर ज़िंदगी में काम नहीं कर लेते, सियासत पर, रिलीजन पर और एजुकेशन के ऊपर और इसी तौर पर इकॉनमी के ऊपर, तब तक हम तरक्की नहीं कर सकते। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी कौम के लिए ऐसे इंस्टीट्यूशन और इस तरह की हम अवेयरनेस पैदा करें कि लोग शौक़ के साथ, यानी इसको सब्जेक्ट के तौर पर लें। लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, IT प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, बहुत कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन लोग सियासतदान नहीं बनना चाहते। ये भी बदकिस्मती मैं कहूँगा, क्योंकि ज़रूरी है कि हमारी नौजवान नस्ल जो है उन्हें सियासी शऊर हो, वो पॉलिटिक्स पढ़ें, वो लीडर बने और वो इस जिम्मेदारी को लें कि हमने अपनी कौम को अंधेरों में से निकालना है। रिलीजन के ऊपर बहुत काम हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं। घर घर में अब तो सेमिनरीज़ खुली हुई हैं, हाँ जी, हर जगह पे पढ़ाया जा रहा है बहुत कुछ, लेकिन हम डिसबैलेंस है। ज़रूरी है मतवाज़न रहें, तवाज़न बरकरार रहना चाहिए। तमाम इंस्टीट्यूशन को पैरेलल एक दूसरे के साथ काम करना चाहिए। 4 पिलर हैं, जैसे मैंने शुरू में अपनी पहली पॉडकास्ट में कहा था कि रिलीजन, पॉलिटिक्स, इकॉनमी और एजुकेशन, इन सारी चीज़ों को लेकर चलेंगे। जैसे टेबल के 4 पाँव होते हैं या उसकी 4 वो होती हैं, तो वो जब तक एक भी अगर चला जाएगा, निकल जाएगा, तो वो टेढ़ा हो जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा। इसलिए इन 4 पिलर्स के ऊपर हमने, इन 4 पहलुओं के ऊपर काम करना है। हम सियासत को डिस्कस कर रहे हैं। मैंने बड़ा मुख्तसर, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा लंबा है, बड़ा मुख्तसर कंपैरिजन किया इथोपिया का, और आज हमारा रुपया इथोपिया के बराबर, वो ₹1.75 का और हमारा ₹1 नीचे है। सो उनकी इकॉनमी, उनकी करेंसी रेट, बेहतरीन एयरलाइन है इथोपियन एयरलाइन अफ्रीका में। तो ये सारी चीज़ों को ज़रा गौर से देखें, हम कहाँ पर खड़े हैं बहैसियत कौम। याद रखिएगा, हम पाकिस्तान से अलग नहीं हैं। हमने बेहतरीन रोल प्ले करना है, जैसे माजी में किया है, तालीम में हमने किया, सेहत में हमने बेहतरीन रोल प्ले किया है। तो अब भी हम वही लोग हैं, वही पाकिस्तानी हैं। अब भी हम वो रोल प्ले कर सकते हैं कि हम अपनी इकॉनमी में बेहतरीन कंट्रीब्यूशन कर सकें। वो तब होगा जब हकीकी लीडरशिप, हकीकी पॉलिटिशियन जो है वो सामने आएंगे। ट्रू पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो मुल्क को और किसी भी कौम को, कम्युनिटी को बहरानों से निकाल सकती है। वो पॉलिटिकल लीडरशिप खुदा के खौफ में, बाइबल के असूलों पर चलने वाली लीडरशिप हो, जो कभी अपने फेथ पर, अपने ईमान पर कंप्रोमाइज़ नहीं करती और ना ही अपने हकूक़ पर कंप्रोमाइज़ करती है। गॉड ब्लेस यू। अगर आपको ये बात पसंद आए, आप इस पॉडकास्ट के सिलसिले को दूसरों के साथ शेयर करें। जब आप कमेंट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि
हमारी बातों में कोई वज़न है या आपके पास कोई सजेशन है, तो आप ज़रूर किसी भी बात को आप डिस्कस करना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं, तो हम उसके ऊपर फिर मुकम्मल रिसर्च करके उसको अपनी पॉडकास्ट में शेयर करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें पसंद आई होंगी। आप ज़रूर अपने क्रिश्चियन मसीही भाइयों के साथ या बेटे बेटियों के साथ, ख़ास तौर पर मैं नौजवानों से मुखातब हूँ, क्योंकि मुस्तकबिल आपके हाथों में है। हमारी जनरेशन अब बुढ़ापे की तरफ जा रही है, आपने इस कौम की बागडोर संभालनी है। तो सिर्फ एक तरफ ही ना बढ़े, सिर्फ रूहानी तौर पर मजबूत होना काफ़ी नहीं है, आपको ज़िंदगी के इन तमाम पहलुओं में मजबूत होना ज़रूरी है। आगे बढ़ें, ज़िम्मेदारी संभालें, पॉलिटिकल साइंस पढ़ें, पॉलिटिकल लीडर बनें और खुदा के कलाम के मुताबिक सही पॉलिटिकल लीडर जो है वो अपनी कौम को, अपनी कम्युनिटी को बहरानों से निकालते हैं। गॉड ब्लेस यू। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे।